नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है गलती का एहसास। भजन मंडली में बैठी हुई साधना जी अपनी सारी सहेलियों से अपने बेटे की तारीफ करती हुई कहती है। मेरा बेटा राम है। राम, वह मुझे और मेरे पति को घर में बहुत अच्छे से रखता है। किसी चीज की कमी नहीं आने देता है। और अब तो मेरा बेटा डॉक्टर भी बन गया है। ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्टर बना है मेरा बेटा। दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं बुढ़ापे पर बीमार भी रहूंगी तो मेरा बेटा मुझे देख लेगा। हाँ हाँ साधना, सही कह रही है। तेरे घुटनों का जो दर्द होता है, अब तो तेरा बेटा ही ठीक कर देगा। तुझे कहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, यह बता, तेरा बेटा डॉक्टर भी बन गया है। तू अपने बेटे की शादी कब कर रही है? अरे विमला, शादी के लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभी रोहन मना कर रहा है। कह रहा है कि 1 साल नौकरी कर लेने दो, कुछ पैसे इकट्ठे कर लेने दो, उसके बाद धूमधाम से शादी करेगा। अगर तेरी नजर में कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना। लड़की संस्कारी होनी चाहिए। हाँ साधना, बिल्कुल, अगर मेरी नजर में कोई लड़की होगी तो तुझे जरूर बताऊंगी। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। तेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है और छोटा बेटा डॉक्टर बन गया। और तुझे क्या चाहिए? तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, यह समझ लो। सोने की सीढ़ी चढ़ गई हो। तभी पास में बैठी हुई कांता जी कहती हैं, हाँ हाँ, क्यों ना निकले साधना का बुढ़ापा अच्छा। पूरी उम्र तो उसने इतना संघर्ष किया है। हम सब ने देखा है किस तरह से एक एक पैसे को इकट्ठा करके उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया। तब जाकर के दोनों बेटे इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। ढंग के कपड़े तक नहीं पहने हैं दोनों पति पत्नी ने। पैरों की चप्पल घिस जाती थी, लेकिन दूसरी नहीं खरीदते थे, क्योंकि बेटे को पढ़ाई के लिए पैसे भेजने पड़ते थे। अब बुढ़ापे पर यही सुखी नहीं होंगे तो भगवान इनको कब सुखी रखेगा। पूरी जिंदगी तो इनकी संघर्ष करते हुए निकली है। अब बुढ़ापे पर 4 दिन आए हैं सुख देखने के, तो भगवान करे उनके बहू बेटे इनको सातों सुख दे, किसी चीज की कमी ना करे। हाँ जी, यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा। साधना जी ने संघर्ष तो बहुत किया है, सूखी नमक रोटी खाई है, लेकिन अपने बेटों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। अपनी सहेलियों के मुंह से इतनी हमदर्दी और प्यार भरी बातें सुनकर साधना जी की आंखों में आंसू आ गए कि तुम सब मेरी बहुत ही अच्छी सहेलियां हो और मेरी हर परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। फिर कहती हैं, आप सभी लोग इसी तरह से बातें करती रहोगी या फिर भजन भी करोगी? चलो अब भजन करते हैं। भजन कीर्तन हो जाने के पश्चात साधना जी अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद साधना जी के पास उनकी सहेली विमला का फोन आया। कहती है, साधना, मेरे रिश्ते में एक लड़की है, बहुत ही अच्छी है। चाहे तो तुम देख लो अपने छोटे बेटे के लिए। जैसी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की तुम्हें चाहिए वैसी ही है। साधना जी खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है विमला, मैं आज ही अपने बेटे से इस लड़की के बारे में बात करूंगी, फिर तुझे बताती हूँ। शाम को साधना जी के पति घर पर आए। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बेटे को फोन करते हैं। पहले तो उनका बेटा रोहन फोन ही नहीं उठाता है। 2-3 बार लगातार साधना जी फोन करती हैं, तब जाकर वह फोन उठाता है और दूसरी तरफ से अपनी माँ की बात सुने बिना ही बेटा कहता है, क्या माँ, आपको समझ में नहीं आता है? बार बार फोन किए जा रही हो। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, जब फ्री हो जाऊंगा तब तुम्हें कॉल करूंगा। इस तरह से बार बार फोन नहीं किया करो, मत किया करो इतना, कहकर रोहन फोन को काट देता है। पहले तो साधना जी अपने बेटे की बात को सुनकर मायूस हो जाती है, लेकिन अपने पति जगदीश जी के द्वारा वह समझाने पर कि बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, अस्पताल में होता है, उसको बहुत सारी जिम्मेदारी है, हम ऐसे किसी भी समय उसे फोन नहीं कर सकते हैं। उसने कहा है कि जब वह फ्री होगा तब हमें कॉल करेगा। इसके बाद साधना की रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर में बेटे का फोन आया। साधना जी ने अपने बेटे से शादी की चर्चा की तो उसने साफ साफ मना कर दिया।
माँ, मेरे साथ इधर ही एक लड़की है, नेहा, वह भी डॉक्टर है। मैं उसी से प्यार करता हूँ। शादी भी उसी से करूंगा। आपको उधर मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। माता-पिता दोनों ही अपने बेटे की बात को सुनकर स्तब्ध रह गए। पहले तो उन्हें सुनकर झटका लगा, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे की खुशी को आगे रखा और बेटे की पसंद की लड़की से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद नेहा और रोहन दिल्ली जैसे बड़े शहर में ही रहने लगे। रोहन एक बड़ा डॉक्टर था, साथ ही नेहा उसके साथ डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी। रोहन को एक बड़ा सा सरकारी बंगला मिलता है, जहां पर वह रहता है। बड़े बेटे की विदेश में नौकरी लग जाती है और अपने पूरे परिवार के साथ विदेश में सेटल हो गया। अब गांव में सिर्फ साधना जी और उनके पति जगदीश जी ही रहते थे। कभी कभार उनके छोटे बेटे रोहन से फोन पर बात हो जाया करती थी, पर आना जाना बेटे बहू का बहुत कम था, क्योंकि एक तो वह डॉक्टर थे, दूसरा उनको समय बहुत कम मिलता था। जब तक साधना जी और उनके पति के हाथ पैर चल रहे थे, उन्होंने अपने बेटे बहू के ऊपर बोझ बनना स्वीकार नहीं किया। कई बार साधना जी ने अपने बेटे बहू के पास चलने के लिए कहा भी, लेकिन जगदीश जी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह गांव में ही रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी, तब अपने बहू बेटे के पास चले जाएंगे। वैसे भी शहर में एक दो बार गए हैं, तो मन नहीं लगता है। इसी तरह से जिंदगी कटे जा रही थी। एक दिन अचानक से साधना जी के पति जगदीश जी को लकवा मार जाता है। वह हड़बड़ाती हुई अपने बेटे को फोन करती है। बेटा, तुम्हारे पिताजी को लकवा मार गया है। जल्दी से आ जाओ। उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। आस पड़ोस के लोग उनको पास के अस्पताल लेकर गए हैं। तुम और बहू आ जाओ। तुम तो डॉक्टर हो, अच्छी तरह से समझ पाओगे कि तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ है। माँ, मेरी अभी ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग है। उसको छोड़कर आना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आप एक काम करो, पापा को उधर दिखाने के बाद इधर दिल्ली ही ले आओ। मेरे इधर जान पहचान के कुछ डॉक्टर हैं, उनको मैं दिखा दूंगा। किसी तरह से साधना जी अपने पति को अपने बेटे के शहर दिल्ली लेकर गई, लेकिन उनकी बहू नेहा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक तो बूढ़े सास ससुर घर में आ गए, ऊपर से बीमार भी हो गए। अब उनकी तीमारदारी कौन करेगा? वह घर संभाले कि ऑफिस जाए? नेहा रोहन से बड़बड़ाती हुई कहती है, तुमने अपने माँ पिताजी को बुला तो लिया है, पर उनकी सेवा कौन करेगा? तुम तो पूरा दिन अस्पताल में मरीजों को देखते रहते हो और मेरे पास भी बहुत काम होता है। घर पर रहकर उनकी कौन सेवा करेगा, कौन देख रेख करेगा? इससे अच्छा तो यह गांव में ही थे। इनका इलाज करा के वापस से गांव भेज दो। अपनी पत्नी नेहा की बातें सुन करके रोहन दंग रह गया। कहता है, नेहा, अभी तक तो मेरे मम्मी पापा गांव में ही रह रहे थे। जब तक उनके हाथ पैर चल रहे थे, उन्होंने हमारे पास आने की बात कभी नहीं कही। लेकिन आज जब मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, उन्हें हमारे साथ की जरूरत है, तो क्या हम बुढ़ापे पर उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? उनकी देखभाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो बुढ़ापे पर उनको कोई तकलीफ होगी तो हम ही देखेंगे, कोई दूसरा देखने नहीं आएगा। अपने पति रोहन की बातें सुनकर नेहा कुछ समय के लिए तो शांत हो गई, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे अपने घर में लेटे हुए बीमार ससुर फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे थे। साधना जी की सेवा और उनके बेटे रोहन की देखभाल की वजह से धीरे धीरे जगदीश जी ठीक भी होने लगे और वॉकर की सहायता से चलने लगे थे। एक दिन नेहा हॉल में बैठकर अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी। उधर ही टेबल पर बहुत सारा चाय नाश्ता भी रखा हुआ था। जगदीश जी अपनी वॉकर के सहारे कमरे से निकलकर वॉक करने लगे। जैसे ही वह हॉल में आए, तो अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़े और उनकी वॉकर पास में ही रखी टेबल पर जा टकराई, जहां पर नेहा और उसकी सहेलियों का नाश्ता रखा था। चाय भी फैल गई, नाश्ता भी बिखर गया, जिसको देख करके नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह अपने ससुर जी से चिल्लाते हुए बोली, बुढ़े, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? इधर हमारी सारी सहेलियां बैठी हैं, हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं और इधर ही टहलने के लिए आ गया। अपने कमरे में नहीं टहल सकते थे?
लेकिन जमीन पर पड़े हुए जगदीश जी के हाथ पैर फड़फड़ा रहे थे। किसी भी तरह से वह उठकर बैठ जाए, लेकिन पैरों में कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाए। आवाज सुनकर साधना जी अपने कमरे से भागी भागी आई और अपने पति को जमीन पे गिरा हुआ देख करके घबरा गई। जल्दी से अपने पति को सहारा देकर के उठाया और बहू से माफी मांगती हुई अपने पति को कमरे में ले गई। लेकिन यह सब नजारा उनके बेटे रोहन ने देख लिया था कि किस तरह से उनकी पत्नी नेहा ने उनके पिता का अपमान अपनी सहेलियों के सामने किया था। जरा सा चाय नाश्ता फेल जाने पर उसे इतना गुस्सा आया। मेरे पिताजी जमीन पर गिर गए, इसका उसे जरा भी अफसोस नहीं है। सहारा देकर उन्हें उठाया भी नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों के सामने देखकर मुस्कुराती रही। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे पहले वह अपने पिता के कमरे में गया। देखा तो उनके पैर हाथ छिल गए थे, जहां से खून निकल रहा था। जल्दी से रोहन उनके हाथ पैरों में पट्टी करता है, उन्हें गर्म सूप बनाकर देता है। कहता है, पापा आप इसी कमरे में आराम करो, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपकी देखभाल के लिए एक हेल्पर रख देता हूँ, जो आपको सुबह शाम अपने साथ वॉक कराएगा। आपको अकेले वॉक करने की जरूरत नहीं है। माँ, आप पापा के साथ मत जाना, क्योंकि आपका भी बुढ़ापा है। कहीं गिर गई तो पापा को बचाने के चक्कर में तो आपके हाथ पैरों में भी चोट आ जाएगी, फिर और मुश्किल हो जाएगा। दूसरे दिन ही रोहन अपने पापा के लिए एक हेल्पर रख देता है, जो कि उसके पापा को सुबह शाम वॉक कराता है। दूसरे दिन रोहन नेहा से कहता है, नेहा, यह क्या बदतमीजी है। मेरे पापा जमीन पर गिर गए और तुम उन्हें उठाने की जगह उन पर हंस रही थी, गुस्सा कर रही थी। क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि तुम भी एक डॉक्टर हो और किसी की सहायता करना तुम्हारा फर्ज है। रोहन, मुझसे यह फालतू की बातें तो करो मत। डॉक्टर हूँ तो अस्पताल में हूँ, हर जगह डॉक्टर बनकर नहीं घूमती हूँ। यह मेरा घर है, इस घर में मालकिन बनकर रहती हूँ मैं, किसी की सहायता करने के लिए नहीं बैठी हूँ। इस घर में अपने काम से अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। अच्छी खासी मेरी पार्टी में तुम्हारे पापा ने रंग में भंग डाल दिया। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो नेहा? अगर मेरे माता पिता हैं, तो तुम्हारे भी तो कुछ है। वो तुम्हारे भी तो सास ससुर लगते हैं। तुम इतनी खड़ूस तरीके से मेरे माता पिता के बारे में कैसे बोल सकती हो? रोहन, अब यह ज्ञान मुझे दो मत। वह तुम्हारे माता पिता है, तुम ही उनका ख्याल रखो। मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी, और मुझे जरा सी भी उम्मीद मत करना कि मैं उनके लिए कुछ करूंगी या पुराने जमाने की बहुओं की तरह 2 फुट का घूंघट मार के उनकी सेवा करूंगी। मुझसे ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आज के समय की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और तुम भी ना रोहन, कितने भी शहर में रह लो, कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, पर हो तो गांव के ही ख्याल रखते हो। अभी भी इतने आगे बढ़ने के बाद भी उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा करूंगी। रोहन को समझ में आ जाता है कि नेहा इतनी आसानी से बातों को समझने वाली नहीं है। उसे अपनी नौकरी का, अपने पैसों का और शहर में होने का बहुत ज्यादा घमंड है। बड़ा होने से या शहर में होने से या पढ़ा लिखा होने से कुछ नहीं होता है। आदमी का स्वभाव ही सब कुछ तय करता है। रोहन एक बहुत ही समझदार लड़का है। उसे समझ में आ जाता है, जब उसकी पत्नी उसके माता पिता की सेवा नहीं करेगी, तो वह बहुत ही समझदारी से काम लेता है। अपने माता पिता के लिए एक और हेल्पर रख देता है, जो उनके लिए खाना बनाता है और उनके कमरे की साफ सफाई करता है। इधर अपनी पत्नी से भी अब वह कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि नेहा माता पिता का कुछ नहीं करने वाली है। रोहन अपनी माँ के पास गया, कहता है, माँ, अब बुढ़ापे पर आपसे रसोई के काम नहीं बनेंगे। मैंने आपके लिए एक रसोइया ढूंढ लिया है। वह आपके पापा के लिए खाना बनाकर देगा। जैसा आप कहेंगे आपके हिसाब से बना कर देगा। साथ ही साथ कमरे की और आसपास के एरिया की साफ सफाई भी करेगा। आपको काम धाम करने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैं इतना काम घर पर भी करती थी, तो इधर भी करती रहती। नहीं माँ, इस घर में ना बहू काम करती है, ना कोई और काम करता है, तो आप भी काम नहीं करेंगी। आप भी आराम से बैठिए। अब आपका बेटा इतने पैसे कमा रहा है, तो बुढ़ापे पर आराम से बैठकर खाइए। काम करने की जरूरत नहीं है। इधर नेहा अपने अहंकार में अपने ही कामों में व्यस्त रहती थी। उसे अपने सास ससुर से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जैसे उसके माता पिता ने बेटे की तरह ही पढ़ाया लिखाया था,
उसके माता पिता की थी सारी उम्मीदें नेहा से ही थी। ऐसे ही करके 2 महीने निकल गए। एक दिन अचानक से नेहा के पास उसके माता पिता का फोन आया। नेहा घबराती हुई रोहन के पास आई। रोहन, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनका एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी से तुम मुझे मेरी माँ के पास लेकर के चलो। रोहन जल्दी से अपनी कार की चाबी लेता है और नेहा को लेकर उसके मायके की तरफ चल दिया। मायके में जाकर देखता है तो उसकी माँ अस्पताल में है। वह वापस से नेहा को अस्पताल की तरफ लेकर गया। अस्पताल में नेहा अपनी माँ को इस हाल में देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। 4 दिन तक नेहा अस्पताल में ही अपने माता पिता के पास रही और इन 4 दिनों में रोहन आता जाता रहा। कभी घर से खाना लेकर आता रहा तो कभी दवाइयाँ, फल, सारी व्यवस्था रोहन ही देख रहा था। 4 दिन बाद नेहा की माँ की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वह घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद नेहा रोहन को फोन करती है। रोहन, मेरी माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उन्हें देख रेख की बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम्हें तो पता है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं उनको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तुम भी मेरे पास ही आ जाओ, क्योंकि मुझे घर पर माँ को देखना पड़ता है, तो बाहर के काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। नेहा की बात सुनकर रोहन सोचता है कि आज उसे नेहा को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। वैसे तो वह उसके माता पिता का पूरी तरह से ख्याल रख ही रहा था, लेकिन वह बहाने बनाते हुए नेहा से कहता है, नेहा, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकता। कैसी बातें कर रहे हो रोहन? आज मेरे माता पिता को जरूरत है तो तुम मना कर रहे हो कि नहीं आ सकते हो? तुम मना कैसे कर सकते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे और तुम्हारे अलावा मेरे माता पिता का कोई भी नहीं है, फिर भी तुम आने से मना कर रहे हो। नेहा, वह तुम्हारे माता पिता हैं, मेरे माता पिता नहीं। तकलीफ तुम्हारे माता पिता को है, इसलिए तुम्हें उनकी सेवा करो। मैं उनकी सेवा क्यों करूंगा? क्योंकि जब मेरे माता पिता की तबीयत खराब हुई थी, तब तुमने भी तो यही कहा था कि वह तुम्हारे माँ बाप है, तुम उनकी सेवा करो। मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने वाली नहीं हूँ। तो अब जब तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत खराब हुई है, तो मुझे उनकी सेवा करने के लिए क्यों बुला रही हो? मैं नहीं आ सकता हूँ। रोहन की बात सुनकर के नेहा स्तब्ध रह गई। सच ही तो कह रहा है रोहन। मैंने तो उसके माँ बाप के लिए एक गिलास पानी तक भर के नहीं दिया है, एक दिन खाना परोस कर नहीं दिया है। फिर मैं किस मुंह से उसे अपने माता पिता की सेवा करने के लिए बुला रही हूँ? जबकि मैंने बात बात पर रोहन के माता पिता का अपमान किया है, उनको भला बुरा कहा है और आज तक उनका एक काम नहीं किया है। लेकिन जब मेरे माता पिता को अस्पताल में जरूरत पड़ी, तो रोहन ने भाग भाग कर सारे काम किए हैं। घर से खाना पैक करा कर लाता था, अस्पताल देकर जाता था, फिर अपने मरीज को देखने जाता था। इतनी भागदौड़ करता था। नेहा के पास अपने पति रोहन से कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। वह फोन को रख देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपने सास ससुर के साथ अच्छा नहीं किया है। एक उम्र के बाद सभी को ही अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं तो घर में रहते हुए भी अपने सास ससुर की कोई सहायता नहीं की है, बल्कि हर बात पर उन्हें अपमानित किया है। लेकिन रोहन ने तो फिर भी मेरे माता पिता की सहायता की है। वह कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करता है। उसकी आंखों में आज पश्चाताप के आंसू थे। नेहा अपनी माँ के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में गई, तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो रोहन अपनी कार लेकर आया है। रोहन को देखकर नेहा कुछ भी ना बोल सकी। रोहन सीधा घर के अंदर गया और नेहा के माता पिता से कहता है, मम्मी पापा, आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, हमारे साथ हमारे घर में शिफ्ट हो जाइए। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि दो दो जगह भागदौड़ करके आपका ख्याल रख सकूं। मुझे तो इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है, 2 कमरे उसके खाली ही पड़े रहते हैं। इतने बड़े घर का हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। उन्हीं में से एक कमरा मैंने आपके लिए साफ करके तैयार करवा दिया है। आप लोग हमारे घर आ जाइए, जिससे मैं और नेहा आपका अच्छी तरह से ख्याल रख सकेंगे। इधर अकेले रहेंगे तो पता नहीं कब आपको हमारी जरूरत पड़ जाए। उधर साथ में रहेंगे तो हम आपकी अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। नेहा के पिताजी भी रोहन की बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी बुढ़ापा है। बाहर के काम धाम उनसे बिल्कुल भी नहीं हो पाते। फिर वह अपनी बूढ़ी पत्नी का अकेले कैसे ख्याल रख पाएंगे?
दरवाजे के बाहर खड़ी हुई नेहा अपने पति रोहन की सारी बातों को सुन लेती है। नेहा को समझ में आ जाता है कि उसका पति रोहन एक अच्छा बेटा, एक अच्छा डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छा पति भी है। मैं ही उसके लिए एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। नेहा रोहन से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन रोहन नेहा से कोई बात नहीं करता। सभी लोग रोहन के घर पर आ गए। रोहन के माता-पिता भी नेहा के माता-पिता से मिलने के लिए आ गए। उनका हालचाल लेने के लिए गए। अपने सास-ससुर को सामने खड़ा हुआ देखकर नेहा अपनी सासू माँ के गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी हैं जो माफी के लायक नहीं है। मैंने कभी आप लोगों का मान सम्मान नहीं किया, आप लोगों के साथ ढंग से बात नहीं की, सेवा करने की बात तो दूर है, लेकिन अब मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। बस आप मुझे माफ कर दो। बहू को माफी मांगते हुए देख करके सास ससुर उससे माफ कर देते हैं, लेकिन रोहन उससे इतनी आसानी से माफ नहीं करता है। वह कहता है, नेहा, जब तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, मेरे माँ-बाप के साथ तुम इज्जत के साथ पेश आओगी, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। तब तक तुम मुझसे माफी की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, अपना फर्ज समझकर कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने फर्ज याद रखने चाहिए। इतना कहकर रोहन अस्पताल के लिए निकल जाता है। इधर नेहा भी अपने स्वभाव में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करती है। तो दोस्तों, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, तो कल को वह हमारे साथ भी हो सकता है। तब हमें एहसास होता है कि हमें यह नहीं करना चाहिए। तो हमेशा कोशिश करें कि किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें, जो भविष्य में आगे चलकर हमें कष्ट दे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।